हेलो स्टूडेंट, तो आज हम देखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट सेकेंड। पार्ट वन में आपने देखा होगा मैंने आपको 1 to 5 क्वेश्चंस कराए थे। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस थे, लेकिन उन बेसिक से क्वेश्चन में भी छोटी छोटी गलतियां हमसे होती रहती हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि मैथ्स के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस में आते हैं तो आपकी वो जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं वो होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो ज़रा सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक सीरीज दी हुई है, ठीक है। सीरीज दी है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 से लेकर 1/132 तक। तो ज़रा सीरीज में हमने देखा और हमसे कहा गया है कि ये किसके इक्वल है। तो अगर हम इसका एलसीएम लेने पर आएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि हम उसको कैलकुलेट कर पाएँ। तो क्यों ना कहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इसका एक तरीका होगा, और छोटा तरीका है। ज़रा देखिए, जब भी क्वेश्चन आपके सीरीज़ का आ जाए, सीरीज़ को पहले हम ब्रेक करते हैं, ठीक। ज़रा इस जो आपकी ये क्वेश्चंस लिखे हैं इनके ऐसे फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं जिनका डिफरेंस 1 हो। अगर आपकी सीरीज में नंबर के वो फैक्टर बन गए जिनका डिफरेंस 1 है तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। कैसे, ज़रा देखिए। अगर हम 1/20 को देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1/4 × 5। तो देखिए 4 × 5 का मतलब 20 ही होता है, ऑलरेडी यही लिखा हुआ है। आगे भी ट्राई कर लेते हैं। हमने 1/30 को देखा तो हम ये लिख सकते हैं 5 × 6। ऐसे ही 1/42 को 6 × 7। हम ध्यान से देख रहे हैं कि 100% जितने भी नंबर लिखे हैं सबके जो फैक्टर्स हैं उनका डिफरेंस 1 आ रहा है, और हमारे सारे फैक्टर कंटिन्यू लिखे जा सकते हैं। आप चाहें तो उसको पूरा लिखने की कोशिश करें, नहीं तो सिर्फ पहले वाले का और लास्ट वाले का फैक्टर निकाल लें, आपका आंसर उसी से निकलने वाला है, ठीक है। चलिए मैं इसको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर हम 56 की बात करें तो ये होता है 1/7 × 8। 72 की बात करें तो 1/8 × 9। आप बिना देखे भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स में लिखता चला जा रहा है। 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9। तो नेक्स्ट बारी किसकी होगी, 1/9 × 10। तो नेक्स्ट होगा 1/10 × 11, एंड लास्ट होगा आपका 1/11 × 12। अगर आप 11 × 12 करते तो 132 ही आएगा। इतना पूरा लिखने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे इतना लंबा लिखना है, नहीं। आपके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नंबर के फैक्टर और लास्ट नंबर के फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारी हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसे टूट कर मिल जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन में हो सकता है डायरेक्ट पूछ लिया जाए, और हो सकता है उसको इस फैक्टर के फॉर्म में उसने दिया हो, जिसमें से बीच के नंबर वो गायब कर देगा और डैश लगाकर आपको फर्स्ट और लास्ट का नंबर दे देगा। तो देखिए ऐसे फॉर्म में क्या किया जाता है, जब आपको ऐसे फैक्टर मिल जाए जिनका डिफरेंस 1 हो। देखिए सबका डिफरेंस 1 है, जितने भी फैक्टर हैं सबका डिफरेंस 1 है। तो इसमें सोल्यूशन का एक तरीका होता है। अगर डिफरेंस 1 है तो आपको पहला वाला जो उसका पद है और अंतिम जो पद है, ठीक, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपस में माइनस कर दीजिए और अपॉन में डिफरेंस लिख दीजिए। अब आप सोचेंगे पहला टर्म तो 1/20 था, नहीं। जैसे ही हमने इसको गुणे के फॉर्म में लिखा तो पहला पद हो गया इसका 1/4, और अंतिम पद क्या हो गया 1/12। ज़रा इन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा कि हमने जब उसको टुकड़ों में तोड़ा, अब 1/4 प्लस 1/5 इसको भी हम तोड़कर लिख सकते हैं, ठीक। तो पहला पद हो गया 1/4, अंतिम पद हो गया 1/12। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि फर्स्ट टर्म यानी जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट, और जो अंतिम पद है यानी लास्ट टर्म है, उन दोनों का डिफरेंस करिए और अपॉन में उनका अंतर। किसका अंतर, जो इनके फैक्टर्स का अंतर है, ठीक, संख्याओं के बीच में जो अंतर है। तो पहला टर्म है आपका 1/4, लास्ट टर्म है आपका 1/12, और इन सब के बीच में देखिए अंतर कितने कितने का है, 1 का अंतर है। इन सारे फैक्टर्स के बीच में 1 अंतर है, तो अंतर कितना हो गया 1। तो इस 1 का तो कोई मतलब नहीं है, तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। जब हमने एलसीएम किया तो 12 और 4 एलसीएम हो गया 12, यहाँ आ गया 3, यहाँ हो गया -1, यानी कि 2/16। अब सॉरी 2/12, 2/12 है यानी कि 1/6। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो सीरीज का है 1/6। तो देखिए सीरीज का क्वेश्चन आ जाए, ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, लेकिन बस
इसकी जो शर्त है, कहते हैं ना ट्रिक में भी आपकी कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो आपकी ट्रिक लग जाएगी, कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है तो ट्रिक नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि दोनों ही फैक्टर्स का अंतर 1 होना चाहिए। आपने पूरे को उसको ओपन किया, आपने देखा सबका डिफरेंस 1 है। दैट मीन्स आप क्या करें, फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म को माइनस करके बाय 1 कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 3 की पावर 11, 3 की पावर 12, 3 की पावर 13 एंड 3 की पावर 14 इज डिविजिबल बाय। देखिए नॉर्मल सी बात है, अगर डिविजिबिलिटी रूल पूछा जाता है तो आपको पता ही है 2 की, 3 की, 5 की, 7 की डिविजिबिलिटीज क्या होती है, उनके अकॉर्डिंग आप आंसर बता सकते हैं। पर यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल कैसे लग सकता है जब हर वैल्यू पावर्स में है? तो देखिए इसका भी एक तरीका है, जैसे लिखा है 3 की पावर 11, 3 की पावर 12, 3 की पावर 13, 3 की पावर 14 इज डिविजिबल बाय। ये किससे डिविजिबल हो जाएगी? तो आप क्या करें, सबसे पहले तो कोशिश करें इसमें कुछ कॉमन निकालने की। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, 4 की पावर में आ सकता है, 5 की पावर में आ सकता है, 6, 7 कुछ भी दे सकता है। तो क्या करिए, सबसे पहले तो आप कॉमन निकालिए। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो आपको एक चीज कॉमन नजर आ रही है, वो है 3 की पावर 11, क्योंकि जितने भी 12 भी 11 के बाद आएगा, ठीक है, 13 भी 11 से गुजर कर आया होगा, 14 में भी आपका 11 आएगा। तो हमने क्या किया, इसमें पूरे में से 3 की पावर 11 को बाहर निकाल लिया। जैसे ही हमने 3 की पावर 11 बाहर निकाली तो इस पोर्शन पे क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 1, क्योंकि पूरा का पूरा 3 की पावर 11 हमने बाहर ले लिया। अब अगर यहाँ की बात करें तो इस पावर में से 11 पावर चली गई तो बचा कौन? भाई 12 है, तो इसका मतलब है 1 बचा है। यहाँ पर हो गया 3 की पावर 1। 13 में से अगर हम 11 निकाल रहे हैं तो कितनी पावर बच रही है? 2। तो यहाँ पर बच गया आपका 3 की पावर 2। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से 11 बाहर गया तो बचा आपका 3 की पावर 3। तो चलिए जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आसान होगा हमारे लिए कैलकुलेट करना। ये हो गया 3 की पावर 11 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27। इन सब को एडिशन कर लीजिए, हो गया 3 की पावर 11 इंटू 40। तो बेसिकली आपको अब ये बताना है, ठीक, यही इसको ही हमने क्या कर दिया, इसमें कैलकुलेट कर दिया। अब आपको ये बताना है कि 3 की पावर 11 इंटू 40 किससे डिविजिबल है। तो देखिए एक रूल होता है कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में अगर एक संख्या किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसके साथ में जो भी लिखा है वो भी उससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो हम 3 की पावर 11 को तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे आसानी से, ठीक है, मल्टीप्लाई 11 टाइम्स करना पड़ेगा, लंबा हो जाएगा, तो वो तो नहीं कर सकते। लेकिन हम ये बता सकते हैं ये 40 किससे डिविजिबल है आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में आपको 40 दिया हो सकता है 20 दिया हो, लेकिन अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या 7 जो है वो 40 को डिविजिबल कर पाएगा? नहीं, तो 7 तो हो ही नहीं सकता, 11 भी नहीं हो सकता, 14 भी नहीं हो सकता। आपका एक ही आंसर नजर आ रहा है, वो जो कि है 8। 8 जो है 40 को कंप्लीटली डिविजिबल करेगा। दैट मीन्स ये पूरी वैल्यू किससे डिविजिबल होगी? कंप्लीट डिविजिबल ये होगी आपकी 8 से। तो इस तरह के छोटे छोटे चीजें आपको बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को करना सिखा देती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहां पर लिखा है 3 की पावर n का क्यूब रूट इज इक्वल टू 27, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा नजर आ रहा है, पर आपसे देखिए यहाँ पर जब हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर क्यूब रूट है, इसका मतलब इस तरफ जाके वैल्यू किस में बदल जाएगी? वैल्यू क्यूब में बदल जाएगी। तो हमने क्या किया, 3 की पावर n बराबर क्यूब रूट उधर गया, तो ये हो गया आपका 27 की पावर 3। ठीक, तो अब या तो आपको 27 का पूरा मल्टीप्लाई आता हो कि 27 को आप 3 टाइम्स लिखिए, ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। आप कोशिश करिए उसको बेस को सेम बनाने की। तो 27 को अगर हम 3 के फॉर्म में बदल दें तो हमें कोई भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3 की पावर n, और यहाँ पर 27 को क्या लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 की होल पावर 3। और आपको पता है कि
किसी भी की भी पावर के ऊपर अगर पावर लगा है, इसका मतलब है उन दोनों का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई, m इंटू n हो जाता है। यहाँ पर भी पावर के ऊपर पावर है, दैट मीन्स क्या करिए, 3 की पावर n बराबर 3 की पावर 9। अगर बेस सेम है तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल, यानी कि n बराबर 9। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, आपका 9। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ n प्लस 2/3n प्लस 1/2n प्लस 1/7n इज इक्वल टू 97 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इस पूरी इक्वेशन को देखें तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका यही नज़र आ रहा है कि अगर हम एलसीएम ले लें तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं। देखिए कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, अगर हम इस पूरे में देखें तो हमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है जो कि है n। हमने n को बाहर निकाल लिया, कौन बचा यहाँ पर, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2/3 हो गया, यहाँ पर 1/2 हो गया, यहाँ पर 1/7 हो गया, इज इक्वल टू 97। आप नहीं भी n कॉमन निकालते हैं तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन n निकाल लिया है तो संख्याओं को आराम रहेगा सॉल्व करने में। चलिए इसका एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम देखिए यहाँ पर हो गया आपका 42 और फर्स्ट यहाँ 1 है तो 42 हो गया। यहाँ पर आपका होगा 14 3 ज़ा 42 और 14 का मल्टीप्लाई होगा 28, यहाँ पर होगा 21, यहाँ पर होगा 6 और इक्वल में 97 आपका चल रहा है। इस पूरे को ज़रा एडिशन कर लेते हैं, ये आपका हो गया 97/42 इज इक्वल टू 97। 97 कैंसिल हो गया, n बराबर आपका आ गया 42, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, आपके पास देखिए कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर आपकी ट्रिक से ज़्यादा बेसिक काम करता है, जहां पर आपका कैलकुलेशन काम करता है। तो सिर्फ ट्रिक्स पर मत जाइए, आप अब सिर्फ और सिर्फ इस पर जाइए कि आपका जो बेसिक है, कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो जाए। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ऐसी हज़ारों ट्रिक्स हैं जो टीचर्स बताते हैं, वैसी हज़ारों ट्रिक्स आप खुद से बना सकते हैं। तो बस उसके लिए अगर ट्रिक्स बनाना सीखना है तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, कॉन्सेप्ट 100% क्लियर करिए, आप आराम से सब सीख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये आपका रूट्स वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेट में तो आपके इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये यहाँ पर √3 लिखा हुआ है और आगे डॉटेड लाइन लगी हुई है, ठीक। आपसे क्वेश्चन ये प्लस के फॉर्म में भी पूछा है, √6 प्लस √6, कुछ इस तरह से भी पूछ सकता है। आपसे कुछ ये माइनस के फॉर्म में भी पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ 4 माइनस, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका कोई भी छोटा सा नंबर ले लेते हैं, ठीक है। 3 नहीं ले सकते क्योंकि उसके फैक्टर्स नहीं होंगे, फिर वो अलग तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा। इसी को ले लेंगे माइनस के फॉर्म में, ठीक। चलिए उसको एग्जाम्पल को बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन आपका सिर्फ मल्टीप्लाई में आए, किसमें, सिर्फ मल्टीप्लाई में आए और डॉटेड लाइन लगी हो, ये डॉटेड का बहुत अच्छा रोल है। कोई क्वेश्चन ऐसा भी आता है जहां डॉटेड नहीं होता है, सिर्फ ये लिखा होता है, तो वो अलग पोर्शन है, उसमें पावर्स में बताई जाती वैल्यू। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए मल्टीप्लाई के फॉर्म में और डॉटेड लिखा हो तो सिर्फ और सिर्फ आंसर वही वैल्यू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा है √5 डॉट, तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या है 5, ठीक। बट अगर यहाँ पर डॉटेड नहीं होता तो फिर इसको सॉल्व करने का अलग तरीका होता है। अब यहाँ पर एक है आपका प्लस का, ठीक। प्लस में क्या होता है, प्लस वाले पोर्शन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो नंबर आपको दिया है उसके फैक्टर करिए, और फैक्टर की कंडीशन वही है कि दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो भाई 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3। तो फैक्टर हमने देखा डिफरेंस 1 है, और आंसर क्या होता है, क्योंकि ये प्लस का है तो आंसर हो जाता है हमेशा बड़ी वैल्यू, तो इसका आंसर हो गया 3। अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए माइनस लिखा होता कुछ इस तरह से, √6 माइनस √6
6 माइनस √6 डॉट डॉट डॉट, कुछ इस तरह का क्वेश्चन होता। तो देखिए माइनस में क्या होता है, हम सेम चीज़ करते हैं, क्वेश्चन वैल्यू को उठाते हैं, उसके फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर कैसे, जिनका डिफरेंस 1 हो, और उसके बाद माइनस वाले पोर्शन में हम आंसर लेते हैं हमेशा छोटी वैल्यू को। किसको लेते हैं, छोटी वैल्यू को आंसर में उठा लेते हैं, और यहाँ पर बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। माइनस में आंसर छोटी वैल्यू होता है और प्लस में आंसर बड़ी वैल्यू होती है। तो ये थे आपका आज का सेकंड पार्ट, और इसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस भी करिएगा। मिलेंगे आपको अब नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।